नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दिल्ली में नौकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम। कार्यक्रम में नौकार महामंत्र का जाप किया। पहले 9 संकल्पों पर बात की। साबरमती आश्रम कांग्रेस नेता पी चिदंबरम बेहोश आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। गर्मी के चलते बिगड़ी थी तबीयत, अब सेहत में सुधार। वक्फ संशोधन कानून पर तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी बोले, असंवैधानिक है कानून। नीतीश की पार्टी में ही विरोध पर हिंदुओं को भ्रमित कर रही है बीजेपी। भिंड में श्रद्धालु से भरी कार और ट्रैक्टर में टक्कर, 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल। माता के दर्शन करने जा रहे थे सभी श्रद्धालु। फतेहपुर ट्रिपल मर्डर केस में बुलडोजर एक्शन, आरोपी के अवैध निर्माण को गिराया गया। मुख्य आरोपी मनु की कोठरी पर चला बुलडोजर। और यूपी में तेज गर्मी के बीच 23 जिलों में बारिश की संभावना। 17 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। हीट वेव से लोग पड़ रहे हैं बीमार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मंगलवार को राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण में उलझे रहे और ओबीसी हमारा साथ छोड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल ने यह भी कहा कि हम मुस्लिमों की बात करते हैं, इसलिए हमें मुस्लिम परस्त कहा जाता है। हमें ऐसी बातों से डरना नहीं है, मुद्दे उठाते रहना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा आरएसएस के विचारों के विपरीत है। यह हास्यास्पद है कि आज वह संगठन जिसका स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है, उनकी विरासत का दावा कर रहा है। खड़गे ने आरोप लगाया कि आज भाजपा और संघ परिवार के लोग गांधी से जुड़ी संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं और उन्हें उनके वैचारिक विरोधियों को सौंप रहे हैं। उन्होंने वाराणसी में सर्व सेवा संघ पर भी कब्जा कर लिया है। आप सभी जानते हैं कि गुजरात विद्यापीठ में क्या हुआ। खड़गे ने आरोप लगाया कि गांधीवादी और सहकारी आंदोलन के लोगों को हाशिए पर रखा जा रहा है। ऐसी सोच रखने वाले लोग गांधी जी का चश्मा चुरा सकते हैं और छड़ी मार सकते हैं, लेकिन वे कभी भी उनके आदर्शों का पालन नहीं कर सकते। अब बात करेंगे अगली अहम खबर का। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम धर्म की स्वतंत्रता पर हमला है और संविधान विरोधी कदम है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को भी निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने यहां पार्टी के अधिवेशन को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुकी है और अब बदलाव होने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ विधेयक अधिनियम धर्म की स्वतंत्रता और संविधान पर हमला है, यह संविधान विरोधी है। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में ईसाइयों की भूमि को निशाना बनाने की बात कही गई है और आगे सिख समुदाय के साथ भी ऐसा होगा। 100 साल पहले महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे और 150 साल पहले सरदार पटेल जी इस धरती पे पैदा हुए थे। गांधी जी, सरदार पटेल जी ये कांग्रेस पार्टी के फाउंडेशन है, कांग्रेस पार्टी की नींव है। हिंदुस्तान के हर जात के युवा सेना में जा सकते थे, पेंशन मिलती थी, शहीद का दर्जा मिलता था, एक्स सर्विसमैन स्टेटस मिलता था। उसमें सब लोग जा सकते थे, खत्म कर दिया। आज हमारी सरकार युवाओं को कहती है कि अगर आप युद्ध में शहीद होगे और अगर आप अग्निवीर हो तो हम आपको ना पेंशन देंगे ना शहीद का दर्जा देंगे। आपके साथ में जो लड़ रहा है उसको मिलेगा मगर आपको नहीं मिलेगा।
रास्ता किसके लिए बंद किया? गरीबों के लिए, गरीब जनरल कास्ट, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासियों के लिए हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। उससे कुछ महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था। मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए, देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। और मैं सिर्फ जाति जनगणना के पीछे नहीं था। जाति जनगणना एक कदम है, मुझे यह पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं। आप देखना, क्योंकि यह विचारधारा की लड़ाई है। जिस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस के सामने नहीं खड़ी हो सकती। जिस पार्टी के पास विचारधारा है वो ही आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और वो ही आरएसएस और बीजेपी को हराएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। सिरसा नगर परिषद चुनाव के बाद ठप पड़े विकास कार्यों को फिर से रफ्तार मिल गई है। इसी क्रम में वार्ड 1 चत्तरगढ़ पट्टी में करीब 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 4 गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष वीर शांति स्वरूप व वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। सिरसा नगर परिषद के चुनाव होने के बाद और जो पीछे विधानसभा के चुनाव थे, तो भाई गोपाल कांडा जी ने कमेटी के अंदर नगर परिषद में करीबन 150-200 करोड़ रुपए लेके आए थे। उसके लगभग टेंडर उस टाइम हो गए थे। विधानसभा के कारण जो रुक गए थे कार्य, वो कार्य अब अलॉट हो चुके हैं सभी को और उनके काम शुरू हो चुके हैं। तो कभी जगह अच्छे पैसे से काम चल रहा है। लगभग ये चत्तरगढ़ पट्टी के अंदर वार्ड नंबर 1 में ये 4 गलियाँ लगभग 35 लाख रुपए से जो अभी आज शुरुआत की है, ये जल्दी शुरू हो जाएगी। और लेकिन मैं वार्डवासियों से एक अपील ज़रूर करूँगा, मेरे भाइयों से, कि आप ये जब गली बने तो इस गली के पत्थर, टाइलें, मिट्टी, ये चीज़ें ज़रूर आप देख रेख में अपनी कराएं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। सनातन संस्कृति के धार्मिक अनुष्ठानों में मिट्टी से बने कलश के उपयोग को जरूरी माना जाता है। इसके अलावा शादी ब्याह और अन्य पूजा पाठ में भी मिट्टी से बने बर्तनों का उपयोग होता है। महंगाई की मार के चलते गर्मियों में हलक तर करने के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदना अल्प मध्यम वर्ग के परिवारों के बस के बाहर की बात बनी हुई है। इसलिए रेवाड़ी में इन दिनों जगह जगह सड़क किनारे पीने का पानी को शीतल बनाने के देसी फ्रिज यानी मिट्टी से बने मटकों की खूब दुकानें सजी हुई हैं। इन दुकानों पर पहुंचने वाले खरीदारों का उत्साह देखते बनता है। खरीदार घड़ों के पानी का उपयोग स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर बताते हैं। मटकों
पर आपको बता दें मटके ये छोटे कारोबारी मटकों के स्वयं को राजस्थान का निवासी बताते हैं। मटके बनाने वाले उमराव सिंह इस कार्य में कड़ी मेहनत होने की जानकारी देते हैं। उन्होंने बताया कि बाहर से मिट्टी लाकर गीली करने के बाद परंपरागत या आधुनिक इलेक्ट्रिक चौक पर रखकर बर्तनों का आकार दिया जाता है। इसके अलावा आकर्षक बनाने के लिए रंग रोगन भी करना रहता है। प्रदूषण रोकने पर जोर होने से तैयार कच्चे बर्तनों को पकाने में मुश्किलें आती हैं, इसलिए जिम्मेदारों को इलेक्ट्रिक भट्टियां तैयार करानी चाहिए। ये 40 साल हो गए ये मिट्टी के बर्तन बनाते। और ये मिट्टी आ रही बहुत दूर से, लोहारी से मिट्टी आ रही है। इसका रेट 5,000 रुपये की ट्रॉली गिरती है। और इन दिनों में ज़्यादातर मटके ही बना रहे हैं। क्यों? मटके में ठंडा पानी रहता है, इससे कोई बीमारी नहीं होती। डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक। मटके को पानी जो होता है उसके पानी में और फ्रिज के पानी में अंतर क्या होता है? फ्रिज का पानी पीने से लोग बीमार पड़ते हैं और मटके का पानी शुद्ध होता है बिल्कुल। और इसमें पानी पियो तो हाथ मत डालना, लोटा से या घंटी से पानी पीना है। बोरी भी लपेट के रखो। बोरी लपेट के रखो, छाया में रखो तो काफी ठंडा पानी मिलेगा। देखिए, मेहनत करनी पड़ती है। पहले इसको मिट्टी को सुखाया जाता है, उसके बाद इसको सुखाने के बाद पानी में डाला जाता है। पानी में डालने के बाद इसको चाक पे तैयार किया जाता है। उसके बाद इसकी फिनिशिंग की जाती है। फिर आवे की भट्टी के अंदर पकाया जाता है। उसके बाद फिर मार्केट में हम लाते हैं। कुछ गर्मी में तप के लोगों तक शीतल जल पहुँचाते हैं। गर्मी की शुरुआत हुई है, घरों में छोटे बच्चे भी हमारे हैं, तो उनकी हेल्थ के हिसाब से ये फ्रिज का पानी ज़्यादा सही नहीं है। प्रेफरेबल है कि हम उनको ये मटके का पानी दें, जो कि हम गांव से बिलोंग करते हैं, इनका फ़ायदा हम वहीं से जानते हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मटके का पानी पिएंगे तो हम अपने आप को थोड़ा रोगों से भी बचाएंगे, क्योंकि फ्रिज का पानी हानिकारक है। और अपने आप साथ साथ अपने परिवार को भी थोड़ा एक अच्छा हेल्दी वाटर दे पाएंगे। बताया जाता है कि मटके के पानी को ज्यादा देर तक ठंडा रखने के लिए इसे बोरी से लपेट के रखते हैं। हाँ जी, ये एक टेक्निक है, गांव से इस विधि को यूज करते हैं। बोरी से लपेटने के बाद उस पर पानी फिर से गीला रखने से उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है जो मॉइस्चर को अपने में समाये रखता है और काफी देर तक पानी ठंडा रहता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नहर विभाग के यमुना नहर पर कराए जा रहे निर्माण कार्य के चलते यमुना गली क्षेत्र में सीवरेज का गंदा पानी गलियों और लोगों के घरों में घुस गया है, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों में भारी रोष है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सीवरेज पानी के नहर में जाने वाली पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते नालियों और घरों में गंदा पानी, बदबूदार पानी घुस गया है, जहां पर चारों तरफ गंदगी और बदबू फैल गई है। डेवलपमेंट हो रही है, उसको पक्का किया जा रहा है। पुराना गंदा पानी एक तरफ और साफ पानी एक तरफ, तो वो उन्होंने वहाँ से बंद कर दिया। जो पानी यहाँ से जा रहा था, जो निकासी बंद कर दी, तो उस कारण जो है, चूँकि ये जमुना गली के अंदर ढलान है सबसे ज़्यादा और सारे शहर का लगभग पानी यहीं आता है। अब आपने देख लिया कितना गंदा पानी है, इससे कितनी बीमारियां फैल सकती हैं, कितने और भी रोग पैदा हो सकते हैं। कीटाणु हैं दुनिया भर के, यहाँ मक्खी, मच्छर, सांप आते हैं। ठीक है। विदिशा ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 146 अटारी खेजड़ा में दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य घायल हो गए हैं, जिनको ग्यारसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। मृत युवक ट्रैक्टर ट्रॉली से कृषि उपज मंडी फसल लेकर बेचने के लिए जा रहा था। रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर पंचर हो गया, जिसके चलते हादसा हो गया। जावरा कस्बे के अंदर कोरवाला आइस फैक्ट्री जो एक नाम से एक संचालित है,
जिसमें गैस लीकेज की घटना संज्ञान में आई है। तत्काल उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जो उसमें प्रथम प्राथमिक रूप से जो आवश्यक था, यहाँ पे जैसे फायर ब्रिगेड के माध्यम से स्प्रे करवाना, वाटर स्प्रे, ताकि जो गैस लीकेज हुई है वो ज़्यादा दूर तक ना फैले और वहाँ स्प्रे करके बैठ जाए इस तरह से। और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो हॉस्पिटल में अलर्ट कर दिया गया ताकि अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें अमोनिया गैस का जो है लीक हुआ है। इसमें तत्काल तौर पे CSP जावरा और जो SDOP जावरा है और थाना प्रभारी टीम और प्रशासन की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है और तत्काल जो इसको कंट्रोल किया है। अभी तो गैस लीक को बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ जो है पानी का छिड़काव किया गया है। कुछ जो थोड़े बड़े कुछ व्यक्ति अफेक्टेड थे उनसे जो है संपर्क साध कर उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराया जा रहा है। सभी कुछ अभी अच्छा है, एरिया भी शांति एरिया में अभी कंट्रोल है। अन्य SDM साहब जावरा के निर्देश पर पोरबल आइस फैक्ट्री में निरीक्षण के लिए आए। निरीक्षण में पाया कि उनके पास सेफ्टी मेजर है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है और पोल्यूशन बोर्ड से अनुमति भी नहीं है किसी प्रकार की। तो मेजर अनुमति नहीं है तो स्वाभाविक है कि अवैध। आप अवैध तो एकदम से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अवैध मतलब इनडायरेक्टली तो अवैध ही कहलाएगी। हमारा ये कहना है कि मजदूर से वो जो गैस सिलेंडर है उसका जरा सा ज्यादा खुलने से वो एकदम कंट्रोल नहीं कर पाए और इसको जो आइस फैक्ट्री को चलाती थी उसका निधन हो गया अभी। अच्छा, तो हाँ, हमारे भाई नहीं है, हमारी बड़ी सिस्टर चलाती थी। कोई सानिध्य लड़का किसके नाम? सानिध्य मेरी बहन का बेटा है, वो तो पढ़ाई वगैरह पुरानी दिख रही है तो इसको मेरी ये फैक्ट्री पुरानी थी। हमारी मम्मी को पेयरलेस होने की वजह से हमारे भाई वगैरह नहीं है। बढ़ेंगे रतलाम से है, जहां आटिया बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से पुलिस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को दिक्कत होने लगी। सूचना फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता देकर सुरक्षित बाहर निकलवाया। साथ ही आसपास इलाके में पानी की बौछार कराकर वातावरण को सामान कराना शुरू किया। साथ ही चिकित्सीय टीम बुलाकर लोगों की प्राथमिक जांच कराई। डॉक्टरों ने लोगों से होने वाली किसी भी तरह की जानकारी ली। SP अमित कुमार ने बताया कि समय रहते मामला संज्ञान में आने से हादसा टल गया। इस ऐतिहासिक लेकिन दिखाई नहीं देता ना कपड़े में। रुक करेंगे अगली खबर का। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती गुरुवार को धूमधाम से मनाई गई। इसी उपलक्ष्य में बुधवार को नवकार मंत्र दिवस मनाया गया है। जैन समाजन आपको बता दें सामूहिक रूप से मंदिरों, उपाश्रयों और स्थानकों में शांति और एकता का संदेश देते हुए नवकार महामंत्र का जाप किया। आपको बता दें कि गुरुवार को महावीर जन्म कल्याणम महोत्सव के रूप में विभिन्न क्षेत्रों से शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। वहीं विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा देश भर में आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर ऑर्गेनाइजेशन आपको बता दें इस ऑनलाइन समाज को संबोधित किया। साथ ही समाज के जनों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, जीतो की टीम सहित समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उदाहरण है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बढ़िया जैन के बारे में बोली। जैनिज्म के लग रहे हैं कि वो बहुत बड़े पंडित हैं और हमको डे टू डे लाइफ में उसका आचरण करना चाहिए। मोदी जी का जो संदेश है, कई लोगों ने पहली बार इस तरह से संदेश उनका सुना है, क्या कहना चाहिए? मोदी जी मेरे को लग रहा है जैनिज्म के बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं क्या पढ़ने का, साहित्य के बारे में क्या दिनचर्या रहनी चाहिए, क्या करना चाहिए अपने को, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया। अगर वो सब लोग करें तो मेरे को लगता है सबका जीवन बदल जाएगा। नवकार मंत्र को लेकर आपकी ओर से क्या संदेश है? सभी को किस तरह? नवकार मंत्र हमने 108 कंट्रीज में और यहाँ पे 2000
जगह किया है और 6000 से ज़्यादा डेरासर में किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हमारे आदरणीय पृथ्वीराज जी जो कि चेयरमैन है एपेक्स के, ये उनका सपना था जो कि पूरा हुआ है। इसमें मैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पे पधारे। मोदी जी ने खुद ने संदेश दिया है और मोदी जी का व्याख्यान ऐसा था कि बहुत सारे जैन हमारे नौजवानों को भी नहीं पता होगा कि जैन धर्म का वैज्ञानिक महत्व क्या है। इतना साइंटिफिक तरीके से उन्होंने जैन धर्म की व्याख्या की है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे ही सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में आप सिर्फ नाम जप करिए, आपको लंबी कोई बहुत ज़्यादा उपास करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नाम जप से ही आपका कल्याण हो जाएगा। और सामूहिक रूप से अगर आप करते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है, कंसंट्रेशन होता है जब हम सामूहिक रूप से करते हैं। इसके पीछे एक विज्ञान भी है कि अगर आपको एकाग्रता में जाना है तो या तो एकदम आप इतने सक्षम हो कि अकेले में एकाग्रता में चले जाएं, पर वो सक्षम व्यक्ति ही जा सकता, नहीं तो उसका दिमाग दौड़ता है। रुक करेंगे अगली खबर का। गाजीपुर से अगली खबर, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आया है। भर्ती में 14 अभ्यर्थियों ने फर्जी आय प्रमाण पत्र पर नियुक्ति पाई है। शिकायतों के बाद जांच में फर्जीवाड़े की पोल खुली है। सीडीओ के स्टेनो की बेटी का भी आय प्रमाण पत्र फर्जी निकला है। दोषी 14 लेखपालों के खिलाफ सीडीओ ने कार्रवाई का दावा किया है। जिले में आंगनबाड़ी के 286 पदों पर नियुक्तियां हुई थी। देखिए, इसमें प्रकरण है कि जनपद में कुल 290 जगह था आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का, उसका विज्ञप्ति निकाला गया। बहुत ही अच्छे तरीके से नियुक्ति की गई, जिसमें 286 पद पर नियुक्ति की गई। 4 पद किसी कारण से खाली रह गए और नियुक्ति होने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद, ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ, अभी नियुक्ति होने के रिजल्ट निकलने के बाद कुछ शिकायतें आई हैं जिनके आय प्रमाण पत्र गलत बनाए गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर, जहां एसटीएफ की 1 लाख इनामी संग मुठभेड़ हुई है। पीजीआई इलाके में इनामी बदमाश संग मुठभेड़ हुई है। सराफा पंकज अग्रवाल के मुनीब से लूटकांड में फरार था। 6.8 लाख की लूट कर साथियों संग फरार हुआ था। मामले में एसटीएफ तलाश कर रही थी। पीजीआई क्षेत्र में वैभव की एसटीएफ को लोकेशन मिली। घेराबंदी के दौरान एसटीएफ टीम पर फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में बदमाश वैभव के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में वैभव को अस्पताल भेजा गया। 2 बदमाशों ने कोर्ट में सरेंडर किया था। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से इस वक्त ये अहम खबर है, जहां बिजली निजीकरण के विरोध में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ऐलान किया है 29 मई से कार्य बहिष्कार का ऐलान
किया गया है। 16 से 30 अप्रैल तक जन जागरण अभियान चलेगा। निजीकरण वापस नहीं होने तक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का विरोध हो रहा है। 1 मई को बाइक रैली निकालने का भी ऐलान किया है। 2 मई से 9 मई तक क्रमिक अनशन होगा। 14 मई से 19 मई तक नियमानुसार कार्य आंदोलन होगा। 20 मई को व्यापक विरोध प्रदर्शन होगा। वहीं 21 मई से 28 मई तक 3 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का, खबर बलिया से, जहां अलग अलग स्थानों पर ARTO अरुण राय के नेतृत्व में ई-रिक्शा वाहन चालकों पर शिकंजा कसने का अभियान चलाया गया। इस दौरान 11 ई-रिक्शों को सीज किया गया। वहीं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई-रिक्शा चलाते मिले 26 चालकों के चालान किए गए हैं। अलग अलग स्थानों पर नाबालिग भी सड़क पर ई-रिक्शा दौड़ाते मिले। ARTO ने बताया कि यह अभियान आगे 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। जी, शासन के निर्देश के क्रम में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये एक अभियान चल रहा है ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ। उसमें जो नाबालिग चल रहे हैं, उसमें जो अनफिट गाड़ियां चल रही हैं, जो अनरजिस्टर्ड चल रही हैं, उन पर कार्रवाई की बात कही गई है। उसी की प्रक्रिया में हमारी टीमें आज सड़क पर उतरी है और अलग अलग रोड पर अलग अलग दिन हम लोग कार्रवाई करते हैं। जो लोग गलत पाए जाते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जो लोग सही पाए जाते हैं उनकी प्रशंसा करते हुए उनको ससम्मान आगे बढ़ा दिया जाता है। कौशाम्बी से अगली खबर, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में बुधवार को सपा महिला सभा कौशाम्बी की कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पार्टी की महिला इकाई ने प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव के निर्देश पर मजनपुर में प्रदर्शन की अगुवाई की। प्रदर्शन की शुरुआत सपा कार्यालय से हुई, जहां महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता होश में आओ जैसे नारे लगाए गए। लोगों ने हमारी महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती रिबू श्रीवास्तव जी द्वारा आदेश हुआ था। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की CM हैं, उन्होंने जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया, रोटी चोर और तमाम। उसी में हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया और इस तरह के हम लोग नारे भी लगाए कि जो है रेखा गुप्ता माफ़ी मांगो, इस्तीफा दो। अगर उनके बोल और भाजपा के लोगों के बोल नहीं सुधरेंगे तो हम लोग इससे बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा की ओर से 42वें वार्षिक रिफ्रेशर कोर्स 2025 के आयोजन को लेकर एक प्रेस वार्ता IMA कानपुर के सेमिनार हॉल में आयोजित की गई है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए IMA कानपुर के अध्यक्ष डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी, सहायक निदेशक डॉक्टर शालिनी मोहन, सचिव डॉक्टर विकास मिश्रा, सहायक सचिव डॉक्टर SK गौतम, सहायक वित्त सचिव डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, वैज्ञानिक सचिव डॉक्टर गणेश शंकर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कुणाल सहाय और डॉक्टर अनीता गौतम उपस्थित रहे। डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी ने बताया कि 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाला यह रिफ्रेशर कोर्स IMA टेम्पल ऑफ सर्विस के नवीन सभागार में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। IMA कानपुर के इतिहास में यह दूसरी बार होगा जब रिफ्रेशर कोर्स 3 दिवसीय रूप में आयोजित किया जा रहा है।
आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आईएमए भवन में कर रहे हैं वो एक हमारा बहुत बड़ा एकेडमिक प्रोग्राम हर साल होता है। आईएमए सीजीपी कानपुर सब फैकल्टी द्वारा संचालित एनुअल रिफ्रेशर कोर्स, जिसमें हम अपने आईएमए मेंबर्स के डिफरेंट ब्रांचेस के जितने चिकित्सक हैं उन सब के ज्ञानवर्धन के लिए अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे सब्जेक्ट्स लिखते हैं, ऐसी फैकल्टी को बुलाते हैं जिससे कि वो अपनी नॉलेज बढ़ा सकें, क्योंकि नॉलेज जो है वो पावर, सबसे बड़ा पावर है। जैसा कि अभी डॉक्टर नंदिनी मैडम प्रेसिडेंट ने बताया कि आईएमए सीजीपी रिफ्रेशर कोर्स प्रति वर्ष आईएमए द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें कि आईएमए कानपुर के अंतर्गत आने वाले सभी डॉक्टर्स को अपडेट किया जाता है। इस बार हम लोगों ने साइंटिफिक प्रोग्राम को थोड़ा यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया है। पहले ये 7 दिन का हर दिन 3 घंटे का प्रोग्राम होता था, बट इस बार हम लोग इसको 3 दिन कंटिन्यूसली कर रहे हैं, जिससे कि हमें जो हमारी यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल है उससे क्रेडिट आवर्स मिल सके, और हमें 9 क्रेडिट आवर्स मिल गए हैं। अगली खबर प्रयागराज से, जहां दुरंतो एक्सप्रेस में टिकट जांच के दौरान हुई कहासुनी ने मंगलवार को बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। जब प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेन के गार्ड व अन्य रेलवे कर्मचारियों ने टीटी के साथ मारपीट कर दी। घटना मुंबई से प्रयागराज के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद ट्रेन के गार्ड कोच में टिकट चेकिंग को लेकर शुरू हुआ। पहले बहस हुई, फिर मामला इतना बढ़ गया कि गार्ड और कुछ रेलवे कर्मचारियों ने टीटी पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। मौके पर मौजूद यात्रियों ने घटना का वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, तो भाई लो नहीं यार, क्या कर रहे हो, उससे जुड़े पर विषय को लेकर आज यहाँ प्रदेश कार्यालय पर इन सब विषयों को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनी का आज शुभारंभ उद्घाटन हुआ है, उसका अवलोकन भी हुआ। अरे शांत हो जाओ यार। इससे पहले सभी जिला मुख्यालयों पर भी इस प्रकार की प्रदर्शनी स्थानीय स्तर पर भी हमारे सभी कार्यालयों पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के काल से ही हम लोगों ने कुछ संकल्प, कुछ कमिटमेंट बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के 45 वर्ष पूरे होने पर यूपी बीजेपी कार्यालय पर पार्टी ने अपनी विकास यात्रा की प्रदर्शनी लगाई। इस दौरान यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में बीजेपी की अब तक की विकास यात्रा का पूरी यात्रा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित की गई थी। प्रदर्शनी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यात्रा से लेकर अब तक की यात्रा का पूरा सजीव चित्रण किया गया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पार्टी की विकास यात्रा पर बात करते हुए पार्टी में कार्यकर्ताओं की मेहनत और सफलता के बारे में पूरी जानकारी दी। हमारी सरकारों ने जो किए हैं, तो भाई लो नहीं यार, क्या उससे जुड़े पर विषय को लेकर आज यहाँ प्रदेश कार्यालय पर इन सब विषयों को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनी का आज शुभारंभ उद्घाटन हुआ है, उसका अवलोकन भी हुआ। अरे शांत हो जाओ यार। इससे पहले सभी जिला मुख्यालयों पर भी इस प्रकार की प्रदर्शनी स्थानीय स्तर पर भी हमारे सभी कार्यालयों पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के काल से ही हम लोगों ने कुछ संकल्प, कुछ कमिटमेंट तय किए थे। आज हमारे लिए देश के असंख्य भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के, शुभचिंतकों के लिए गर्व करने वाली बात है कि हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, हमारी सरकारों ने उन संकल्पों को पूरा किया। चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक स्टाफ क्लब में मतदान होगा। मुख्य
चुनाव अधिकारी प्रोफेसर आफ्ताब आलम ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वोटर लिस्ट जारी की जाएगी और नए वोटर्स को वोटर लिस्ट में 13 अप्रैल तक शामिल किया जाएगा। इसके बाद 14 से 16 अप्रैल तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी। नॉमिनेशन के बाद अपना नाम हटाने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल होगी। वहीं आपको बता दें कि एमयू टीचर्स एसोसिएशन यूनिवर्सिटी टीचर्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसका कार्यकाल 2 साल का होता है। इसमें एक अध्यक्ष, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी समेत 10 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं, जिसमें पहली बार 2 महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दी गई है। इस चुनाव में यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई रोल नहीं होता है। यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ही इस चुनाव को करवाती है। मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव मूव है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के इलेक्शंस टाइमली ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, उसको कंडक्ट किया जाना है। 23 तारीख को पोलिंग है, उससे पहले तमाम 8 तारीख से लेके 8 से लेके 22 तारीख तक यूनिवर्सिटी जीवीएम भी 22 तारीख को होनी है और उससे पहले नॉमिनेशंस और डिस्प्ले ऑफ वोटर्स लिस्ट भी होनी है। तो तमाम चीज़ें वक्त पे हो जाए। पिछली बार जब अमूटा इस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उससे डिमांड किया गया था कि जो इलेक्शंस है उसको टाइमली कंडक्ट कराया जाए। ये एक डेमोक्रेटिक एमयू के डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग और एकेडमिक फंक्शनिंग के लिए सबसे बेहतर एक उपाय है। और साथ साथ में एक बहुत ही पेकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड किया गया है इस बार के अमूटा के इलेक्शंस में कि 2 सीटें रिजर्व की गई वुमेंस और फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल फैकल्टी मेंबर्स के लिए, जो एक पॉजिटिव स्टेप मैं मानता हूं। और साथ साथ में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से वुमेंस राइट्स को लेकर के बड़ा कदम उठाया गया है। जी डॉक्टर, इस बार अमूटा इलेक्शन कब करा रहा है, क्या तारीख है और इसमें कितने सीट्स वगैरह होती हैं, कब पोलिंग होती है? देखिए, अमूटा जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर्स के रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और इसका इलेक्शन 23 तारीख को इंशाल्लाह होगा और इलेक्शन का प्रोसेस आज से शुरू हो गया है। आज वोटर्स लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे और नए मेंबर्स को बनाने की मुहिम होगी, आज से शुरू होगी और 13 तक नए मेंबर्स बन सकते हैं। 13 के बाद मेंबरशिप का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 14 तारीख से नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू होगा। अमूटा में एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना, एक सेक्रेटरी का इलेक्शन होना, एक जॉइंट सेक्रेटरी का होना और 10 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव के इलेक्ट होने। इन 10 मेंबर्स में दो मेंबर होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कानून विभाग के छात्रों ने कैंपस से फैकल्टी को जोड़ने वाली सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर सोमवार को डिप्टी प्रॉक्टर अली नवाज जैदी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसे जिला प्रशासन के नाम संबोधित किया गया। छात्रों ने बताया कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। धूल और गड्ढों के कारण रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये सड़क न केवल विधि संकाय को जोड़ती है बल्कि एमयू, किला, तिब्बिया कॉलेज, छात्रावासों और स्थानीय बस्ती के लिए अहम है। ये लॉ फैकल्टी के बच्चे कुछ हमारे यहाँ आए हुए हैं और इनकी डिमांड ये है, इन्होंने उन डिमांड्स को मैनिफेस्ट मेमोरेंडम की शक्ल में उनको दिया है। उनका ये कहना है कि जो वहाँ लॉ फैकल्टी की जो अप्रोच है शमशाद मार्केट से लेके और लॉ फैकल्टी से और उसके आगे तक, तो यूनिवर्सिटी के कई डिपार्टमेंट्स और कई इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर, जहाँ तक पहुँचने में बड़ी दिक्कत आ रही है। वो यूनिवर्सिटी की रोड बहुत ख़राब हो रही, वो जो रोड है वहाँ पर वो बहुत ख़राब हो रही है और वहाँ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। लगातार चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं। इसको देखते हुए इन लोगों ने कहा कि हमारी डिमांड है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि उस रोड्स को सही किया जाए। हमें मेमोरेंडम दिया है हमारे यहाँ जो रोड कनेक्ट कर रही है कैंपस से लॉ डिपार्टमेंट की, जहाँ पे सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट ही नहीं, वहाँ 2 BSA हॉस्टल भी हैं, अम्बेडकर हॉस्टल भी है बॉयज़ के लिए, प्लस आपका वो दवाखाना है और प्लस क्ला भी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वो है। वो पूरी रोड टूटी पड़ी है, वहाँ इतना कंजस्टेड है कि लोग ना आ पाते हैं ना जा पाते हैं अच्छे से। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो रोड बड़ी करी जाए, थोड़ा एक्सपेंड की जाए इसको, ताकि बच्चे से आराम से आ जा सके, कोई भी एक्सीडेंट वाली घटना ना हो।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेहट विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को सक्रिय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन विकास रोड स्थित वरिष्ठ भाजपा नेता संजीव कर्णवाल बॉबी के फार्म हाउस पर किया गया। सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और संगठन के जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने की अपील की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने कहा कि पार्टी के रीढ़ उसकी सक्रिय सदस्यता होती है। कार्यकर्ता और सदस्य पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाएं और जनता को लाभ दिलाएं। पूर्व विधायक नरेश सैनी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं तभी सफल होंगी जब उन्हें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। आज पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय सदस्य हैं उन सबका आज ये बैठक का आयोजन आदरणीय संयोजक नरेश सैनी जी और सह संयोजक हमारे सुनेंद्र राणा जी द्वारा किया गया, जिसमें पार्टी के जिले के और जो बेहट विधानसभा के पदाधिकारी हैं सब लोग मौजूद हैं। फर्रुखाबाद जिले के एक गांव में एक तरफा प्यार में अंधे युवक ने घर में घुसकर युवती और उसके मौसेरे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। घायल मौसेरे भाई बहन सीएससी कायमगंज से जिला अस्पताल लोहिया उनको रेफर किया गया। आपको बता दें कि कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी गांव के ही युवक ने देर रात करीब 1:30 बजे युवती के घर में घुसकर युवती और उसके मौसेरे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। शोर मचाने पर युवक को घर वालों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। घायल युवती और उसके मौसेरे भाई को सीएससी कायमगंज में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया। घायल मौसेरे भाई बहनों को जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया गया। घायल युवती ने बुधवार दोपहर बताया कि गांव का ही एक युवक अंकित ने मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और जबरन बात करने को कहा। उसने कहा कि हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे, उससे पहले हम तुमको जान से मार देंगे। युवक के हमले में घायल हुई युवती की 17 अप्रैल 2025 को यानी इसी महीने में शादी होने वाली है, जिससे युवक खासा नाराज था। मैंने मना कर दिया तो ये बोल रहा था मैं तुम्हारी शादी नहीं होगी, मैंने किसी नहीं तो मैं चीज़ें खत्म कर दूँगी। मेरी शादी के 8 दिन रह गया, उसने अल्लाह के हमला कर दिया मुझे। जान से मारने की कोशिश की? पुलिस शिकायत की क्या? पहले भी मुलाकात हुई है कभी लड़के से? कितने चाकू मारे? एक ही मार पाया, तब तक मेरे भाई ने बचा लिया, उसके भी मार दिया। लोग रात में सो रहे थे, एक लड़का आया हमारे गांव का। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अंकित। उसके पिताजी का? पिताजी का अंतराम। हाँ, फिर क्या हुआ? तो हम लोग रात में सो रहे तो वो आया, पहले मेरी बहन की चाकू मारा, फिर मैंने इसने कहा मुझे बचाओ, मैं इसे बचाने के लिए भागा, तभी उसने मेरे ऊपर चाकू से वार कर दिया। कितने चाकू मारे उसने? एक चाकू मारा। तो देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। हरिद्वार में दिल्ली नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान सहारनपुर निवासी शगुन अग्रवाल के रूप में हुई है। वहीं कार में सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहादुराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियों में संबंधित विभाग जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। धामी सरकार भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर जोर दे रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार 4 धाम यात्रा 4 धाम मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने पर भी जोर दे रही है, ताकि 4 धाम यात्रा के शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही 4 धाम देवालयों के आसपास के जो स्थान है उसको भी डेवलप करने पर विचार चल रहा है, जिसको लेकर विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है, धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ये खास रिपोर्ट देखिए।
आपको बता दें, चार धाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने के साथ हो जाएगा। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इस बार प्रदेश सरकार ग्रीन चार धाम यात्रा अभियान शुरू कर रही है। चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। वहीं तीर्थ यात्रियों के इस बार आधार प्रमाणित पंजीकरण किए जा रहे हैं। तीर्थ यात्री को पंजीकरण करते समय आधार कार्ड को डिटेल देना अब जरूरी कर दिया गया है। यात्रा के लिए इस बार 60% पंजीकरण ही ऑनलाइन होंगे, जबकि 40% पंजीकरण ऑफलाइन किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था से बिना पंजीकरण आने वाले तीर्थ यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए इस बार प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में कई सुधार करने जा रही है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज मिलेगा। आपातकालीन सेवा के लिए 154 एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर व वोट एम्बुलेंस की तैनाती की जा रही है। वह ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल से स्वास्थ्य निगरानी भी की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने बताया कि केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड का अस्पताल संचालित किया जाएगा, जो तीर्थ यात्रियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके। वहीं विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाए तो हमें भी खुशी होगी, लेकिन हमें धरातल पर कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती। चार धाम यात्रा के लिए इस बार हमने जो तैयारियां हैं वो पिछली 2024 की चार धाम यात्रा का जैसे ही समापन हुआ था, उसके बाद तत्काल रूप से हमने इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठकें प्रारंभ कर दी थी। और पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं, जहाँ भी सुधार की आवश्यकता रही है वहाँ हमने सुधार के लिए कहा है। और मैं स्वयं नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान किया है। हमारा प्रयास होगा कि राज्य के अंदर आने वाले चार धामों के दर्शन करने वाले सभी तीर्थयात्री श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध किया गया है। और सड़कों के आसपास कहीं किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, यातायात, सभी व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित की हैं। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस बार हम लोग लगभग 100 डॉक्टर्स पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें 60 डॉक्टर्स जो हैं स्पेशलिस्ट होंगे और बाकी 40 डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर्स होंगे, जो हम लोग पूरे चार धाम यात्रा मार्ग में पोस्ट करेंगे। इसके साथ साथ लगभग 100 फार्मासिस्ट और 100 CHOs भी हम लोग पोस्ट करेंगे। इस बार खास बात यह है कि भारत सरकार से भी जो है डॉक्टर्स भेजे जा रहे हैं। लगभग 20 से 30 डॉक्टर्स की डिमांड हमने की है भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, और विभिन्न एम्स से डॉक्टर्स इस बार, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इस बार भेजे जाएंगे। लाभ उत्तराखंड को क्या है, बार बार हम कह रहे हैं यात्रा में जो हम कहते थे कि कम से कम 10 दिन लगने चाहिए चार तीर्थों की यात्रा करने में, और उसमें हेमकुंड साहब भी हैं चार के अलावा, तो और भी बहुत सारे हमारे यहाँ कलियर शरीफ हैं, और उसमें हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के अलावा हमारे यहाँ हैडाकांड महाराज का आश्रम है, यहाँ जहाँ भरत जी पैदा हुए कर्णाश्रम यहाँ है। तो ऐसे अनेक स्थान हैं। तो टूरिस्ट आए, लेकिन हो क्या रहा है, पहले आदमी आता था 10 दिन रुक के इन यात्राओं को करता था, और कुछ पैसा यहाँ के होटल्स को, होम स्टे वालों को, जो गाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे ढाबे, उनकी बिक्री होती थी, उनका कारोबार बढ़ता था, पंडित पुरोहितों का जीवन यापन में आसान होता है। लेकिन आज जो व्यवस्था सरकार ने की है, आदमी सुबह चल रहा है किसी मैदानी क्षेत्र से जो हमारे उत्तराखंड से बाहर का है, शाम को पहुंच रहा है, रात की पूजा कर रहा है और रातों रात वो दर्शन करके वापस चले जा रहा है। उत्तराखंड को क्या मिल रहा है? आप ये बता रहे टूरिस्ट की संख्या इतनी रही है, तीर्थयात्री वालों की संख्या इतनी रही, लेकिन उत्तराखंड को क्या मिल रहा है? वहाँ के जो व्यवसायी हैं उनसे बात कीजिए ना। गाइडलाइन के मुख्य बिंदु: यात्रा से पहले अनिवार्य हेल्थ चेकअप, कम से कम 2 माह पहले से प्राणायाम, पैदल चलने और हार्ट फिटनेस एक्सरसाइज पंजीकृत स्वास्थ्य ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी। अपनी जरूरी दवाइयां, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर साथ रखें। बीपी, शुगर, ऑक्सीजन लेवल सहित 28 पैरामीटर की जांच के लिए स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए हैं। यात्रा मार्ग पर हेल्थ ATM और 24/7 टेली मेडिसिन सुविधा। हार्ट, अस्थमा, डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित यात्री विशेष सावधानी बरतें। आपको बता दें, इस साल
प्रशासन ने यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की हैं। वहीं यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिवहन विभाग टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ लगातार बैठक कर रहा है। वहीं चारधाम यात्रा में देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड संस्कृति विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। संस्कृति विभाग की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर जगह जगह लगाए गए साइन बोर्ड में प्रदेश की अलग अलग भाषाओं में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा हम यात्रियों के लिए देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, रहन सहन और खान पान को लेकर एक पुस्तिका निकालने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी यात्री चारधाम यात्रा मार्ग पर आने वाले रेस्टोरेंट में पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सके। इसके लिए हमने सभी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से पहाड़ी व्यंजन परोसने का अनुरोध भी किया है। उत्तराखंड जो है वो देवभूमि और यहाँ की जो संस्कृति की एक अलग ही छवि रखती है और यहाँ की संस्कृति को भी वो पूरे जो है बाहर के जो श्रद्धालु आते हैं वो देखते हैं। यहाँ की जो बोली भाषा है, यहाँ की जो खान पान है, यहाँ का जो पहनावा है उसको देखते हैं। इसको देखते हुए हमने पूरे हर प्रकार के स्थान पर जो हमारे जो साइन बोर्ड लगेंगे वो उनकी भाषा में जो है, जो यात्री आते हैं कई बार उनको अलग अलग, क्योंकि मैंने जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो अधिकतर आते हैं तो उन्हीं की भाषा में और हमारे जो जितने भी साइन बोर्ड रहेंगे उनकी भाषा में उनको समझाते हुए कि यहाँ की जो देवभूमि की उत्तराखंड की जो संस्कृति है, यहाँ के जो रहन सहन जो खान पान है उसको लेकर हम एक पुस्तिका भी बनाने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा का सवाल है, सरकार की घोषणाओं का अगर अभी तक की घोषणाएं को अवलोकन करें तो हमें ये बड़ी प्रकार ज्ञान हो सकता है कि सरकार काम में यकीन नहीं करती, घोषणाओं में यकीन करती है। घोषणाओं से ये प्रदेश चलने वाला नहीं है। हमारा कहना, उत्तराखंड क्रांति दल का कहना यह है, अगर आप कोई घोषणा करते हैं तो सरकार को उस घोषणा पर बहुत गंभीर होना चाहिए और गंभीरता से काम होना चाहिए। जहाँ तक चारधाम यात्रा का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, आप उस पर गंभीर नहीं है। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है, हमारे ये सौभाग्य है कि उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, श्री गंगोत्री जी, श्री यमुनोत्री जी के हमारे तीर्थ हैं और इन तीर्थों में केवल भारतवर्ष के नहीं बल्कि पूरे विश्व के श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसमें हमारा जो उत्तराखंड सरकार है, हमारा स्थानीय प्रशासन है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है और जो दिक्कतें पिछले वर्ष यात्रा में आई हैं उन दिक्कतों को दूर करने के लिए एक बृहद कार्य योजना सरकार के द्वारा तैयार कर ली गई है। इस बार धामी सरकार ने कड़े नियमों के साथ यात्रा करने का संकल्प लिया है। पिछले साल यात्रा की बात करें तो तकरीबन 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था। अब तक 13 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस बार पुराना आंकड़ा पार करने के प्रयास को सफल करने में सरकार का लक्ष्य है। अगर आप भी चारधाम यात्रा आ रहे हैं तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन होता है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग परिषद ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण को अनिवार्य किया है, जिससे कि श्रद्धालु निर्धारित तिथि पर दर्शन का लाभ उठा सकें। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लाल कुआं के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित अंबेडकर पार्क में भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्य का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंची राज्य उद्यमिता परिषद की अध्यक्ष रेणु अधिकारी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया है। इस दौरान युवा भाजपा नेता दीपेंद्र कोश्यारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। नेताओं ने बताया कि जिन कार्यकर्ताओं ने 50 से अधिक लोगों को पार्टी में शामिल किया, ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी को और अधिक मजबूत प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल पर बढ़े दामों को लेकर नेताओं से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आवश्यकताओं के हिसाब से रेट तक तय किए जाते हैं। हालांकि सरकार गरीबों के हितों का ध्यान रख रही है, जिसके तहत लोगों को मुफ्त अनाज आदि दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी धामी जी की सरकार है, अभी कुछ दिन पहले हमने इसके सफलतम 3 वर्षों पे
पूरे उत्तराखंड राज्य में अलग अलग विधानसभाओं में कई कार्यक्रम करे। तो आज भी जैसे अभी हम लोग यहाँ पे ये जो सक्रिय सदस्यता कार्यक्रम है, देखिए ये एक टाइप से कहें तो पार्टी के परिवार का कार्यक्रम है। पार्टी के जो सक्रिय सदस्य हैं जिन पे पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती हैं। अच्छा लग रहा है लालकुआं में अपने सभी कार्यकर्ताओं के अपने परिवार के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। जिम्मेदारी में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का बहुत आभार व्यक्त करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का और माननीय बाबूजी हमारे माननीय कोश्यारी जी पूर्व राज्यपाल, आदरणीय यहाँ के सांसद अजय भट्ट जी और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अंतर्गत एक सप्ताह की श्रृंखला चल रही है जिसमें कई कार्यक्रम होने हैं। उसी में से एक कार्यक्रम आज लालको विधानसभा में किया गया। लालको विधानसभा कार्यक्रम लालको मंडल में किया गया, जिसमें सारे सक्रिय सदस्यों को बुलाया गया। नैनीताल में आगामी पर्यटन सीजन वीकेंड, सार्वजनिक अवकाश, त्योहारों एवं विशेष दिवसों में यातायात की व्यवस्था सड़क सुरक्षा की दृष्टि से छोटे सवारी वाहनों तथा ई रिक्शा, टैक्सी एवं रेंटल बाइक आदि वाहनों के संचालन हेतु जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला सभागार में नैनीताल नगर की टैक्सी यूनियन और टैक्सी वाहन स्वामियों चालकों के साथ बैठक की गई है। बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने टैक्सी वाहन स्वामियों को निर्देशित किया है कि नैनीताल नगर में नो पार्किंग स्थल पर सड़कों या गलियों में अपने वाहनों को खड़ा नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नो पार्किंग स्थल और सड़क किनारे या गलियों में वाहन बाइक खड़े करने पर संबंधित वाहन के चालान की कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित वाहन स्वामी का परमिट भी कैंसिलेशन भी किया जाएगा। हमारा उसी तरह का इतना ही बड़ा कार्ड सिस्टम होगा। जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा एक एसओपी लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत नैनीताल के अंदर जितनी भी टैक्सी चलनी है, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, उनकी सत्यापन ड्राइव चलानी है। सत्यापन होने के उपरांत 2017 से पहले की जो हैं और 2017 के बाद की जो हैं, जैसे हाईकोर्ट के निर्देश हैं, उनका उस हिसाब से सुचारू क्रियान्वयन किया जाना है। तो उसके संबंध में ये मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में टैक्सी एसोसिएशन, चाहे वो 2 व्हीलर हैं या 4 व्हीलर, दोनों आए थे। उनको एसओपी में जो मानक हैं उनके बारे में अवगत कराया गया है। उनको सत्यापन के पैरामीटर्स के बारे में अवगत कराया गया है और डेट्स और जगह निर्धारित हुई है। जो हमारे सत्यापन होना है वो 2 चरण में होगा। पहला चरण होगा 2017 से पहले वाले टैक्सीज का, टैक्सी बाइक या टैक्सी मैक्सी। हरिद्वार में आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।